वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र के यूनिट नंबर 1 से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में बहुत ही धाकड़ अंदाज में डिस्क्रिप्टिव टाइप एक प्रकार से मैंने आपको बहुत समझा करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा करके आपको बताया था, जिससे आपको एक प्रकार से बहुत बेनिफिट्स भी होगा और आपको बहुत पसंद भी आया वह वीडियो। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड सेमेस्टर मतलब कि सेकंड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट एजुकेशन बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। और आपको बता दूं कि एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। 52 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट होगा एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, इकाई संख्या 2 यानी कि यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 2। और आपको शिक्षा शास्त्र में पढ़ना क्या होता है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और चुनौतियां, इन्हीं सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इससे पहले हमने यूनिट 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 2 के 2 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अब जो है ये मध्यकालीन जो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब यूनिट नंबर 3 मतलब जो 2 है उससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इकाई नंबर 2 का। प्रश्न मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी किस भाषा में दी जाती थी। पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है, तो बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है और बिस्मिल्लाह संस्कार जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का होता है तब बिस्मिल्लाह संस्कार करवाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। तीसरा क्वेश्चन से मदरसों में शिक्षा जो दी जाती थी किस भाषा में दी जाती थी, तो भैया देखिए अरबी भाषा में दी जाती थी, ठीक है। संस्कृत में कहाँ पर दी जाती थी, संस्कृत में वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी और पाली भाषा में बौद्ध कालीन शिक्षा दी जाती थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत जो है ये वैदिक कालीन शिक्षा, दोनों तीनों को ध्यान से देखेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा संस्कृत भाषा में। पाली भाषा की अगर बात की जाए तो पाली भाषा में शिक्षा देती थी बौद्धों को, ठीक है। अच्छा, पाली भाषा के अलावा संस्कृत भी एक प्रकार से भाषा बौद्ध कालीन में प्रचलित थी। अरबी भाषा जो थी इसमें खास करके मुस्लिम शिक्षा में या मध्यकालीन शिक्षा में ऐसी भाषा एक प्रकार से अरबी भाषा का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था भैया, इस्लाम का प्रचार करना सबसे इंपॉर्टेंट था, ज्ञान की प्राप्ति दूसरा, और तीसरा था भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए शिक्षा दी जाती थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। पांचवा क्वेश्चन से मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी वो किस धर्म से प्रभावित थी भैया, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का होगा, इस्लाम धर्म से प्रभावित थी मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था। मदरसा का संबंध जो है किस शिक्षा से था भैया, मदरसा का संबंध जो होता है ये उच्च शिक्षा से होता है, ठीक है, और छोटी शिक्षा मकतब में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, तर्क और दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी। तर्क और दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। ऐसे जो तर्क और दर्शन शास्त्र में जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे ऐसे बच्चों को फाजिल कहा जाता था अरबी में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व किस पर था। तो मध्यकाल में शिक्षा की अगर बात की जाए तो उसका प्रबंधन यानी शिक्षा का मैनेजमेंट और संरक्षण करने का जो दायित्व रख दिया गया था वो राज्य पर था, यानी कि सरकार करती थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए प्रश्न है, बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध काल से जो है प्रवज्जा संस्कार, ठीक है, प्रवज्जा संस्कार जो है बौद्ध काल से रिलेटेड है। इसके अलावा वैदिक काल से उपनयन संस्कार संबंधित है। उपनयन, उपनयन माने होता है गुरु के समीप ले जाना, ठीक है, और प्रवज्जा का मतलब होता है घर से बाहर निकलना है, घर से निकलना, ठीक है। और मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, इसके द्वारा मुस्लिम काल संबंधित है शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना। तीनों का मतलब एक ही होता है। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र की अगर बात की जाए तो मकतब में एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर दी थी, छोटी शिक्षा मकतब में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को क्या कहा जाता था। तो मध्यकाल में उस उच्च शिक्षा के केंद्रों को हम लोग खानकाह कहते थे, यानी जहाँ पर उच्च मुस्लिम शिक्षा देती थी उसको खानकाह कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
वैसे उच्च शिक्षा जो मुस्लिम उच्च शिक्षा होती थी मदरसों में नहीं बल्कि खानकाह में दी जाती थी, लेकिन हाँ सबसे छोटी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में, उससे थोड़ा ऊपर मदरसा में, फिर सबसे बड़ी शिक्षा खानकाह में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, मुगल काल मध्यकाल का क्या कहलाता है? मुगल काल मध्यकाल का क्या कहलाता है भैया? तो मुगल काल मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मध्यकाल में अरबी और फारसी साहित्य में निष्णात छात्र को क्या कहते थे? मध्यकाल में अरबी और फारसी साहित्य में जो है निष्णात छात्र होते थे उन छात्रों को काबिल कहा जाता था। क्या कहते थे? काबिल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मध्यकाल में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र कौन सा नहीं था, प्रश्न पूछा गया भैया। देखिए मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र जो नहीं था, देखिए मालवा, जौनपुर और आगरा में मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी, लेकिन तक्षशिला जो था ये एक प्रकार से मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, ये वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। बौद्ध काल में नालंदा वगैरह था। तक्षशिला भी बौद्ध काल में था, लेकिन प्राचीन काल में तक्षशिला रहा। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सिख धर्म गुरु नानक देव। ठीक है, बाकी मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ये आक्रांता हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध बिहार का शिक्षा केंद्र था? बताएं, निम्न में से कौन सा बौद्ध बिहार का शिक्षा केंद्र था? तो उदंतपुरी जो था ये बौद्ध बिहार का शिक्षा केंद्र था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पटना, सांची या नालंदा? तो बौद्ध काल में प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था वो था अपना नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे संघ और बिहार। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संघ और बिहार में जो है बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, गुरुकुल में वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी। प्रवज्जा से क्या आशय है? मठ में प्रवेश का संस्कार होता था, प्रवज्जा संस्कार। उपनयन संस्कार, गुरुकुल में प्रवेश कराने का संस्कार। विवाह संस्कार के द्वारा एक पति पत्नी एक साथ एक कमरे में रह सकते थे। अगला क्वेश्चन, प्रवज्जा संस्कार के लिए आयु कम से कम कितनी होती है? तो प्रवज्जा संस्कार के लिए जो आयु होती है बेटा, ये मान करके चलो कि 8 साल के लगभग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन रिपीटेड है, क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी मठों और बिहारों में। सी ऑप्शन। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था जीवन में निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। निर्वाण, देखिए हिंदुओं में मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षा होती थी, हिंदू यानी वैदिक काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए होती थी। ठीक है, बौद्ध कालीन में जीवन में निर्वाण की प्राप्ति, और जो जैनी है वो कैवल्य प्राप्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो चीज हिंदुओं में मोक्ष कहा जाता है वही चीज बौद्धों में निर्वाण कहा जाता है, और जैन धर्म में वही चीज कैवल्य के नाम दिया जाता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन से, बौद्ध युग में विद्याध्ययन किस अवस्था से किस अवस्था तक होता था? बौद्ध युग में जो विद्या का अध्ययन होता था वो 8 साल से लेकर के 30 साल तक बच्चा पढ़ाई करता था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध मठों में किस संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था? तो वो संस्कार है भैया प्रवज्जा संस्कार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और हिंदू वैदिक धर्म में उपनयन संस्कार। मुंडन संस्कार क्या होता है? मतलब एक वैदिक संस्कार जिसमें बच्चों का सर मुड़वा दिया जाता है। 25 नंबर प्रश्न, किस संस्कार के बाद बौद्धिक भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश मिलता था? उपसंपदा, उपनयन या विवाह संस्कार? तो भैया मतलब कौन सा संस्कार होता था? उपसंपदा संस्कार के द्वारा ही जो बच्चा होता था वो वैदिक भिक्षु मतलब बौद्धिक भिक्षु के रूप में होता था। उपसंपदा संस्कार जो है इससे एक बच्चा जो है वो बौद्ध भिक्षु बन जाता था। 26 नंबर प्रश्न, और इसमें बोलना पड़ता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरीके से कहना पड़ता था। निम्न में से कौन सी भाषा बौद्ध युग में शिक्षा का माध्यम थी? तो बौद्ध युग में शिक्षा का माध्यम कौन सी? लोक भाषा है और पाली भाषा। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 26 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था भाई? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय इनमें से तक्षशिला जो है ये प्राचीनतम से प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में आए हुए हैं, एकदम से इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चंस आपका ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, इस वजह से इसको आप एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलेंगे, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। प्राथमिक शिक्षा से वर्णमाला के ज्ञान के हेतु कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? प्राथमिक शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न है भैया?
कि प्राथमिक शिक्षा के वर्णमाला के ज्ञान के लिए कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? तो सिद्धरस्तु पोथी पढ़ाई जाती थी वर्णमाला के ज्ञान के लिए। बौद्ध काल में विद्यार्थी को सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी के माध्यम से कितने अक्षरों का ज्ञान किया जाता था? कितने अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था? तो 49 अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भैया नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे? तो चीन, जावा, सुमात्रा या बर्मा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, म्यांमार वगैरह, वहाँ के व्यक्ति पढ़ने आते थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ था ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति या विद्या का नाश। तो इसका बौद्ध काल में जो शिक्षा का अर्थ था वो बेसिकली था निर्वाण की प्राप्ति करना। किसकी? निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, अरविंद घोष, गौतम बुद्ध या व्यास जी। तो बौद्ध काल में शिक्षा का जो एक प्रकार से प्रवर्तक हैं, उनकी अगर बात की जाए शिक्षा के प्रवर्तकों की, तो गौतम बुद्ध जी हैं, महात्मा गौतम बुद्ध। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन, उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो उपसंपदा संस्कार के द्वारा एक विद्यार्थी को बौद्ध भिक्षु बनाया जाता था और कम से कम 10 लोग जो है या 10 बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष आपको शपथ लेनी पड़ती थी। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। ऐसे ही तमाम प्रकार के और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज या और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर भी लिख करके भेज देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप इतना सब भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। मात्र 100 रुपये फीस में आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट में आपके चाहे आपकी परीक्षा एमसीक्यूज बेस्ड हो रही है और चाहे आपकी परीक्षा जो है चाहे लिखित बेस हो रही है यानी सब्जेक्टिव हो रही है, दोनों टाइप के मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, अगर आप 3 से 4 क्लास भी आप हमारे 4 से 5 क्लास देख लेते हैं, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली क्लास, ये सब आप देख लेते हैं तो आपका कुछ भी एक प्रकार से, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए तो आपकी यूनिट वाइज हो ही रही है। इसके साथ ही साथ आपका जो एक प्रकार से वो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास आएगी, जिसमें इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 के समस्त प्रश्नों को मैं समाहित कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग 1000 या 500 क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं चलने वाली हैं, जिसमें आपका इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के सभी क्वेश्चंस विद्यमान होंगे और उनको विस्तार से आपको लाइव डिस्कस किया जाएगा, वो सब आपको मिलेगा। तो इन सभी का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको सबके मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सभी के। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको डाउट वगैरह जो होगा उसका भी क्लियरेंस किया जाएगा। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ तैयारी करवाई जाएंगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ के सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से तैयारी होती है। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएं। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 3 मेजर सब्जेक्ट जो हैं, अगर माइनर होगा तो इसे माइनर होगा, नहीं तो माइनर का, को करिकुलर का, सबकी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। तो अभी एसएमएस करें, देर ना करें, इस नंबर पर एसएमएस करें, जो कि समय लिमिटेड है। उसी लिमिटेड समय में आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। बहुत भव्यता के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और आपको क्लासेस भी मिलेंगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाएं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अग्रहार का तात्पर्य क्या है? अग्रहार का मतलब क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अग्रहार का क्या तात्पर्य है? अग्रहार का मतलब वो होता है वह गांव जहां विद्वान निवास करते हैं, उसी ऐसा गांव जहां पर विद्वान निवास करते हैं उस गांव को अग्रहार कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। उपसंपदा संस्कार होता था संघ में। उपसंपदा संस्कार की अगर बात की है तो उपसंपदा संस्कार 12 साल की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, ऐसा व्यक्ति जो 12 साल तक शिक्षा ग्रहण कर लेता था, ठीक है, बौद्ध मठोर विहारों में, उस व्यक्ति को अधिकार हो जाता था कि वह बौद्ध भिक्षु बन जाए, यानी उपसंपदा संस्कार बन जाए। 10 भिक्षु इकट्ठा होते थे और वो एक प्रकार से शपथ दिलवाते थे कि बौद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 सब बार बोलना पड़ता था इसको, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। और इस तरीके से 10 भिक्षु उससे तमाम क्वेश्चंस पूछते थे और बच्चा उसका जवाब देता था। अगर उस लगता था भिक्षुओं को कि भाई ये भिक्षु बनने के योग्य है, तो 12 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वह एक प्रकार से बच्चे को बौद्ध भिक्षु के रूप में कन्वर्ट कर देते थे, बना देते थे। ये होता था आपका उपसंपदा संस्कार। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है।
प्रवज्जा संस्कार वैदिक काल में किस संस्कार से साम्य रखता है? तो प्रवज्जा संस्कार जो है उपनयन संस्कार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनयन संस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10 शिक्षा पदान 10 शिक्षा पदान अर्थात 10 शिक्षा प्रदान किया जाता था कहाँ पर? सन्यासी को या ब्रह्मचारी को या श्रवण या समानेर को? तो श्रवण या सामनेर को 10 शिक्षा दी जाती थी, 10 शिक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, अगला तो इसके बाद में जो इकाई 3 आएगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था होगी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 10 जुलाई को की गई थी 1800 ईस्वी में। और किया था किसने? लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कलकत्ता मदरसे में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था कब? कलकत्ता मदरसे में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 1780 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले भाई, प्रश्न, मद्रास में 1787 ईस्वी में महिला आश्रम किसने खोला था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मद्रास में 1787 ईस्वी में महिला आश्रम किसने खोला था? तो श्रीमती कैंपबेल ने खोला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सन 1854 ईस्वी का आदेश पत्र युग शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करता है, किसका कथन है? सन 1854 का जो शिक्षा का घोषणा पत्र था, प्रश्न कह रहा है कि यह एक प्रकार से शिक्षा पत्र युग शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका भैया? हैम्पटन नाम के विद्वान, उन्होंने कहा था कि सन 1854 का जो घोषणा पत्र है वो एक प्रकार से युग शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करता है। और वुड डिस्पैच भी इसको कहा जाता है, वुड घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन से, वुड के आदेश पत्र की सिफारिशें नहीं थी। वुड के आदेश पत्र की सिफारिशें क्या नहीं थी? तो वो देखिए, एक प्रकार से स्त्री शिक्षा पर बल देता, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मुसलमान की शिक्षा, शिक्षा के स्तर की बात नहीं करता। अगला प्रश्न, आदेश पत्र का प्रकाशन कब हुआ? आदेश पत्र का प्रकाशन कब हुआ भैया? देखिए, आदेश पत्र का जो प्रकाशन हुआ है 19 जुलाई को हुआ। ए ऑप्शन। सन 1853 में कितने शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया गया था? 1853 में किसने शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया? तो था चार्ल्स वुड। ठीक है, और यही चार्ल्स वुड का एक प्रकार से जो घोषणा पत्र है ये 19 जुलाई 1954 को, मतलब 1854 को एक प्रकार से आता है। इसी को वुड डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हंटर मैकाले कमीशन कब आया? 1835 में मैकाले, 1854 में हंटर कमीशन भी आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में मानी जाती है। ए ऑप्शन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो कितनी निर्धारित की गई भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 15 साल, 16 साल, 17 साल या फिर 18 साल, बताएं। तो भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन की जो न्यूनतम आयु है वो 16 साल निर्धारित की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, 1905 से 1912 तक प्राथमिक विद्यालयों का अनुदान 40 लाख से बढ़कर के कितना हो गया है? तो 1905 से लेकर के 1912 तक प्राथमिक विद्यालयों का जो अनुदान है 40 लाख से बढ़कर के जो है 75 लाख हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, मुस्लिम शिक्षा या मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था? बताएं, मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्थान को किस नाम से जानते थे? तो मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्थान को मदरसा कहते थे। क्या कहते थे? मदरसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, मकतब और मदरसा शिक्षा के केंद्र थे। मकतब और मदरसा जो थे ये मुस्लिम शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। डी ऑप्शन, क्योंकि मकतब में छोटी शिक्षा, उसके बाद में मदरसे में शिक्षा देती थी, फिर उसके बाद में खानकाह में शिक्षा देती थी, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा। 51 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाह जो है एक शिक्षा प्रणाली है या नमाज पढ़ना, शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म या ईश्वर का नाम? तो शिक्षा प्रारंभ करने की एक रस्म है। ठीक है, कौन? प्रवज्जा, सॉरी, जैसे बिस्मिल्लाह, जैसे प्रवज्जा होता है बौद्धकालीन शिक्षा का, ऐसे ही हिंदुओं में वैदिक काल में क्या होता है जो है आपका
मतलब कि उपनयन संस्कार। ऐसे ही इसमें होता है बिस्मिल्लाह संस्कार मुसलमानों में। सुहारते आम की स्थापना किसने करी थी? सुहारते आम की स्थापना किसने करी थी भैया? बाबर ने सुहारते आम की स्थापना करी थी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मकतबों में जो है लेक्चर देकर के शिक्षा देती थी, यह बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर जो है सुहरत आम की स्थापना करता है। इस तरीके से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लिया। अब लगभग इतने ही इंपॉर्टेंट थे सेकंड यूनिट से, उसको मैंने आपको बता दिए। अब आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसको आप देख लीजिएगा, और फिर थर्ड यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें मैकाले वुड का घोषणा पत्र, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हंटर कमीशन क्या है, ठीक है, शिक्षा आयोग, गोखले बिल, लॉर्ड कर्जन की जो नीति है, सार्जेंट योजना जो है, उन सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो सब जल्दी आपके समझ। राधा कृष्णन आयोग क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग को ही कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में मिलेंगी। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।